विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ उपस्थित सभी जनों को विश्व 2023 के 5वें संस्करण टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव के 3 दिवस का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। इस सत्र में एशियाई कहानी का परिदृश्य पर हम चर्चा सुनेंगे, जिसमें हमारे साथ आज बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं। बहुत ही सम्मान के साथ सबसे पहले मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी इस सत्र की अध्यक्षता कर रही आदरणीय नासिरा शर्मा जी का ज़ोरदार तालियों से स्वागत। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज़ मैम का। थैंक यू। आज बहुत ही आदर के साथ अब मैं साथ में अनुरोध करती हूँ विनोद तिवारी जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे बीच आए हैं, वे मंच पे अपना स्थान लें। ज़ोरदार तालियां। धन्यवाद। अब हमारे बीच आगरा से आए प्रियम अंकित जी से अनुरोध है कि वह मंच पे आएँ। तालियां। आदरणीय रक्ष बिहारी जी, जो आमंत्रित करती हूँ, जो हमारे समक्ष प्रयागराज से आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब इस सत्र का संचालन कर रहे आशुतोष जी से अनुरोध है, जो कि एक युवा कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, हमारे बीच सागर से शिरकत कर रहे हैं। सर, तालियों से ज़ोरदार स्वागत। परंपरा जो सदियों से हमारे सभी सभ्यताओं में पाई गई है, अतिथि देवो भव। मैं औपचारिक स्वागत के लिए आदरणीय ज्योति रघुवंशी मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे आएँ और हमारे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। सबसे पहले हमारे सत्र की अध्यक्षता कर रही नासिरा शर्मा जी का स्वागत करें, जो कि एक साहित्य अकादमी अवार्डी हैं। ज़ोरदार तालियों से स्वागत। सब तालियों में थोड़ी सी कमी है, प्लीज़ आप थोड़ा ज़ोरदार तालियां बजाएं। मैम से मेरा अनुरोध है कि विनोद तिवारी जी का भी स्वागत करें। वो एक बड़े आलोचक हैं और पक्षधार पत्रिका के संपादक भी हैं। ज़ोरदार तालियों से स्वागत। तालियों में बहुत कमी है, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तालियां बजाएं। अब प्रियम अंकित जी के, जो एक आलोचक हैं, सर मैम से रिक्वेस्ट है कि उनका भी स्वागत करें। राकेश बिहारी जी का, जो कि एक कथा आलोचक हैं, उनका भी स्वागत ज्योति रघुवंशी मैम द्वारा। अब आशुतोष जी, जो हमारे सत्र की संचालक युवा कथाकार है, मैम से अनुरोध है कि उनका भी स्वागत करें। धन्यवाद मैम। ज़ोरदार तालियां एक बार शुरुआत से पहले। और मैं सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। और अब मैं आशुतोष जी से आग्रह करती हूं कि वह इस सत्र को गति प्रदान करें। आशुतोष जी से। नमस्कार। विश्व रंग के इस आयोजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र में बातचीत करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ इस विशेष सत्र के इस आयोजन में प्रख्यात रचनाकार, लेखिका, अनुवादक, पत्रकार, स्तंभकार माननीय नासिरा शर्मा जी हैं। प्रख्यात आलोचक और पक्षधर पत्रिका के संपादक मेरे अध्यापक प्रोफेसर विनोद तिवारी जी हैं। बहुत अच्छे आलोचक प्रियम अंकित जी और कई पत्रिकाओं के अतिथि संपादक और आलोचक, कहानीकार भी राकेश बिहारी जी हैं। और सभा में आप सभी साहमान। यूँ तो विश्वरंग अपने तमाम खास आयोजनों के लिए काफ़ी चर्चित और प्रशंसित रहा है, लेकिन एशियाई कहानी पर बात करना, किस्सागोई पे बात करना, मेरे ख्याल से ये एक खास और ज़्यादा खास बातचीत है, क्योंकि हिंदी
और हिंदी से संबंधित उससे जुड़ी हुई भाषाओं और भारतीय भाषाओं पर बातचीत तो बहुत पहले भी होती रही है, लेकिन ये बड़ा सुखद है कि हिंदी की दुनिया और हिंदी का जो संस्कृति कर्म है, लेखन कर्म है, वो अपने पड़ोसी देशों और मुल्कों और वहाँ की रचनाशीलता पर उस पर बात करने जा रही है। ये विश्व रंग के लिए भी महत्वपूर्ण है, आयोजकों के लिए भी वे बधाई के पात्र हैं कि इस तरह का आयोजन और इस विषय के साथ काम किया। ये पूरा जो सत्र है ऊपर से तो नहीं, लेकिन आंतरिक परतों में यह 2 भागों में विभाजित है। पहला हिस्सा जिस पे सम्माननीय नासिरा जी बात करेंगी, जो पश्चिम एशिया, मुख्य रूप से एशिया की दास्तान गोई पर, और बाद के हिस्से में भारतीय उपमहाद्वीप का जो कथा परिदृश्य है उस पे हमारे साथ बैठे हुए विद्वानगण, आलोचकगण उस पे बातचीत करेंगे। यद्यपि विषय बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सारे आयोजन करने हैं तो सत्र का समय बहुत कम है। तो मैं इस मुश्किल से और इस मुश्किल के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता था कि मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी की पंक्ति है कि इब्तदा कहाँ से कीजिए, इब्तदा कहाँ से कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों, किस्सा उम्र भर का है और महफिल रात भर की। लेकिन यहाँ तो महफिल रात भर की नहीं, 1-1.25 घंटे की है। तो मैं अपने साथी सभी वरिष्ठ जनों, आलोचकों से इस विनम्र गुजारिश के साथ बात शुरू करूँगा कि समय चाहे जितना बलवान हो, एक दिन कम पड़ जाता है, तो उसका ख्याल रखें। वरना मुकेश वर्मा जी, कुणाल जी, सब लोगों ने थोड़ा संरचना गड़बड़ कर दी है। आमतौर पे संचालक थोड़ा वरिष्ठ और अनुभवी को रखना चाहिए जो सबको डांट सके और नियंत्रित कर सके। तो आपने मुझे संचालक बना दिया और सभी लोग मुझसे वरिष्ठ, और मेरे बगल में तो मेरे अध्यापक बैठे। लेकिन आज मज़ा आएगा आज आज मज़ा आएगा कि अब तक ये नियंत्रित करते रहे, अब विद्यार्थी कैसे नियंत्रित करता है। खैर, मैं पूरे सम्मान के साथ इस बहुत ही मौजूद विषय पर बातचीत करने के लिए, आप जानते हैं कि एशिया, जिसको कहा ही जाता है कि ये सभ्यता, संस्कृति और धर्मों की जननी की ये इस भूमि को माना जाता है, और पूरे एशिया में एक जो बात, एशिया के या भारतीय महाद्वीप के 2 देश हैं, या पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, इनमें एक बात जो कॉमन है वो है कि ये बहुत बुरी तरीके से साम्राज्यवादी शोषण का शिकार हुआ है। तो यह जो अंतःसूत्र है यहाँ के कथा परिदृश्य को आपस में बहुत भीतरी संदर्भों में जोड़ती है। मैं इस एशिया के इस कथा परंपरा और दास्तान गोई पर बात करने के लिए सम्माननीय नासिरा जी को से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपका तो बहुत सारा काम, बहुत ज़्यादा काम आपका इस विषय पे है। तो एशिया की किस्सा गोई और दास्तान गोई की परंपरा पर, और मुझे लगता है कि आपका चयन बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पे बात करने के लिए। आपका जो हिंदी में लेखन है, जो कथा साहित्य है, उससे अलग आपने जो काम किया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के राजनीतिज्ञों और प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों, सांस्कृतिक कर्मियों के जो साक्षात्कार आपने लिए और जो बहुत बहुचर्चित हुए, ईरानी युद्धबंदियों पर आपने, और फ्रांसीसी दूरदर्शन के लिए जो तमाम काम लोगों ने किया, तो उसमें आपका बड़ा सहयोग था। आपने दास्तानगोई की परंपरा पर और उसके पूरे इतिहास पर, उसके सांस्कृतिक और राजनैतिक आर्थिक चेतना पर इतना महत्वपूर्ण काम किया। आप हमारे समय की विख्यात के साथ साथ मैं विराट साहित्यिक व्यक्तित्व भी कह रहा हूँ, साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित, और आपने न जाने कितनी संस्थाओं ने आपको सम्मानित करके खुद ही गौरवान्वित महसूस किया है। आप हमारे बीच में हैं, और मेरे लिए भी खास है कि अपने कथा जगत की इतनी विराट व्यक्तित्व के साथ मैं मंच साझा कर रहा हूँ। मैं बड़े अदब और आदर के साथ आपसे निवेदन करता हूँ कि सम्मानिया मैम, आप एशिया की किस्सा गोई और दास्तान गोई जो परंपरा है उस पर अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं आदर और प्यार उन लोगों के लिए जो कलमकार यहाँ मौजूद हैं,
और ख़ास तौर से मुकेश जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं विषय दिया है, जो मेरा विषय है, लेकिन यहाँ मैं कितना कह चुकी हूँ या कहने वाली हूँ मुझे नहीं पता है। तो जो रह गया है वो रह गया है, और जो सुनाने वाली हूँ मैं वो सुन लीजिएगा। मैंने टॉपिक रखा है इसका, एशिया महाद्वीप में किस्सा गोई की दास्तान गोई, कुछ यादें कुछ हकीकतें। जब पाकिस्तान के शहर पेशावर पहुंची तो किसी ने पता बताते हुए किस्सा ख्वानी बाज़ार का नाम लिया तो चौंक पड़ी। उस बाज़ार को जो पहले कभी सराय था देखने की ललक जाग उठी। ये बात होगी 80 दहाई के अंत की, और जब मैंने एक लेख मोहनजोदाड़ो के खंडरों में किस्सा गोई की लंबी रातें लिखा तो 2 दहाई बीत चुके थे। मगर जो लगाव किस्सा गोई से रहा उसने लेख की शुरुआत कुछ इस तरह से की थी। फूलों का शहर पेशावर, और उसमें खड़ी मैं, और चारों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। एहसास जागता है जैसे दुकानें नहीं बल्कि घोड़ों के अस्तबल हैं। पीली रोशनी में सौदागरों के चेहरे और शानदार दाढ़ियाँ, आंखों में नींद का खुमार और चोरी के डर से रत जगा। कहानी सुनाती एक आवाज़, भारी, रहस्यमयी और नाटकीय। मुसाफिर खाने में गूंजती पाटदार आवाज़, थोड़े घोड़े के हिनहिनाहट का मध्यम संगीत और झींगरों के सुरों के साथ कहानी शुरू होती है। एक बादशाह था, उसकी इकलौती बेटी कमल नैन शहर की सबसे हसीन और नेक लड़की थी। वो शहर के एक फ़कीर पर आशिक हो गई जिसके बदन पर चिथड़े झूलते थे। जब वो हंसता और खिड़की के सामने हाथ फैलाता तो शहजादी को महसूस होता कि उसकी आंखों के सामने एक साथ कई चांद चमक उठे हैं। अचानक आवाज़ की गूंज गायब हो जाती है और मैं अपने को तारीख़ी गलियारों के बाहर एक गहमा गहमी से भरे बाज़ार में पाती हूँ। सामान दुकानों से उबल रहे हैं और ग्राहकों की रेल पेल है। तेज़ गर्म सूरज चांद की ठंडक भरी चांदनी की जगह चमकीली धूप के साथ किरणें बिखेर रहा है। जी, तो आज की कहानी का अतीत दरअसल लंबी कहानियाँ होती थीं जिसमें 2-3 किरदारों और किसी एक एहसास का अंतर यात्रा किसी चरित्र द्वारा नहीं की जाती थी, बल्कि ढेरों किरदार होते थे और एक प्रेम कथा। दास्तान में 3-4 चीज़ों का होना ज़रूरी था। वो इसलिए कि सुनने वाला ताजिर घोड़े बेच कर सो न सके, बल्कि वो आंखें खोले दास्तान गो के बयान किए गए दृश्यों में इतना डूब जाए कि वो उन दृश्यों के अपने आँखों के सामने से गुजरता पाए। जाने कब से, मेरे ख्याल से तब से जब से इंसानों में दूर दराज का सफ़र तय कर डाला। अपना स्थानीय माल बेचने और अच्छी कमाई की ललक जागी थी। रास्ता कभी बीहड़ तो कभी घने जंगलों से गुजरता, मौसमों की मार खाता, दिन भर चलकर किसी चौराहे या सराय पर रात बिताने और जानवरों की थकन व खाना पीना देकर सुस्ताने पर मजबूर रहता था। रात भर चोर डाकुओं से अपने जान माल को बचाने के लिए जागना पड़ता था, और ये जागना ही दरअसल किस्सा गोई की बुनियादी ज़रूरत थी, जो ज़रूरत के कारण वजूद में आई, जिसकी ज़मीन बताई जाती है कि लोक कथाओं पर आधारित है। बहुत बाद में जब वाचक परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी तो लिखित रूप से किस्सा गोई का अंदाज मसनवी में ढलने लगा, जिसे काव्य खंड कहा जा सकता है। इसमें भी वही शर्तें थीं, कोई इश्क या बयान, किसी को खोजने या पाने की तड़प इत्यादि। यहाँ पर मसनवी ज़हरे इश्क को पाठकों के सामने रखती हूँ। पुरानी पेट्रोमैक्स पलंग से कुछ दूरी पर पेड़ की डाल पर लटक रही है। मच्छरों से बचने के लिए हाथ का पंखा लिए लड़का खड़ा था। किस्सा गो कहता है,
ज़हर इश्क तहरीर को जिसे नवाब मिर्ज़ा शौक़ दहलवी ने कलम बंद किया था। इतना कहकर दास्तान गो दो जानू बैठा और मसनवी का आरंभ हमद से शुरू किया, यानी खुदा की प्रशंसा। अब कहा जाता है, लिख कलम पहले हमद रब्बे दुवदूत कि हर एक जा पे है वही वजूद। फिर नात पढ़ी, ज़ात अहमद की कोई क्या जाने, या अली जाने या खुदा जाने। अब शुरू होती है असली ज़हर इश्क। एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ। जिस मोहल्ले में था हमारा घर, वहीं रहता था एक सौदागर, मर्द अशराफ, साहिब दौलत, ताजिरों में कमाल की इज्जत। एक दुख्तर थी उसकी माह जमी, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं। अब होता ये है कि एक बादलों से भरी एक शाम, बरसात की शुरुआत, और छत पर दोनों की आंखों का चार होना और इश्क हो जाना, और इस तरह छुप छुप कर जुमे और नौचंदी की, जिसे कहते हैं, रात को ज़ियारत के बहाने मिलना। फिर राज खुल जाता और सौदागर की बेटी आखिरी बार मिलने आती है और अपने महबूब से कहती है, हम तो उठते हैं इस मकान से कल, अब तो जाते हैं इस जहान से हम। याद इतनी तुम्हें दिलाते जाएं, पान कल के लिए लगाते जाएं। बेहया ऐसी ज़िंदगी को सलाम, मुँह पे आए न थे कभी ये कलाम। ताने सुनती हूँ 2 महीने से, मौत बेहतर है ऐसे जीने से। जान दोगी तो तुम जो खाकर सिम, मैं भी मर जाऊंगा खुदा की कसम। जो जो देखेगा खून रोएगा, आगे पीछे ज़माना होएगा। सदमा हर एक पे गुज़रता है, जहर खा के कोई मरता है। शिकवा माँ बाप का तो नाहक है, इनका औलाद पर बड़ा हक है। अब आगे मोहतरमा कहती हैं, अश्क बहते हैं लगते नागवार तेरे, तू न रो हो गई निसार तेरे। ऐसे किस्से हज़ार होते हैं, यूं कहीं मर्दुए भी रोते हैं। डाल दो फिर गले में हाथों को, फिर गिलौरी चबा कर मुँह में दो। फिर कहाँ हम कहाँ वे सोहबतें यार, कर लो फिर हमको भींच भींच कर प्यार। मैं दिलो जान से फिदा हूँ तेरी, लेके मर जाऊँ मैं बला तेरी। कह के ये फिर चिमट गई एक बार और किया खूब भींच भींच करके प्यार। रस से लेकर बलाएं बाकदम, बोली तुम पर निसार होते हैं। कह के ये बात हो गई सवार, था बंधा आंसुओं का आँख से तार। दिल में कहने का उसके था जो मलाल, आते थे जहन में अजीब ख्याल। कौन रोएगा जाके घर बैठे, जो कहा है कहीं न कर बैठे। पाई तन्हा जो मैंने यार की कब्र, दिल में बाकी रहा न था ताकत सब्र। फिर गिर पड़ा आके कब्र पर एक बार, और रोने लगा मैं ज़ारो ज़ार। मर गई थी जो मुझ पे वो गुलफाम, जिंदगी हो गई मुझे भी हराम। देखा आँखों से जो था जो ऐसा कहर, खा गया मैं भी प्यार में आकर जहर। दोपहर तक तो कै रही जारी, बाद फिर उसके गश हुआ तारी। 3 दिन तक रही वो बेहोशी, हो गई जिससे खुद फरामोशी। ऐन गफलत में फिर ये देखा ख्वाब, कि कहती है जो बचश्मे इताब, सुन रे तूने जहर क्यों खाया, कुछ वसीयत का भी ना पास आया। हुए खुद ऐसे रफ्ता ऐसे हद से ज़ियाद, 2 ही दिन में भुला दी मेरी याद। हासिल इतना था इस कहानी से, हम रहे जीते सख्त जानी से। इश्क में हमने ये कमाई की, दिल दिया गम से आशनाई की है। ये मसनवी आसान उर्दू में नदी की रवानी की तरह बहती है। मसनवी सहरुल बयान मीर हसन की मसनवियों में से एक है, जो 1978 में लिखी गई
और नवाब आसिफुद्दौला को समर्पित की गई। वो भी समर्पित इसलिए की गई थी, जब ये गए थे तो इन्होंने लखनऊ की पतली गलियों का मजाक बहुत उड़ाया था और नवाब बेहद नाराज़ हुए थे। इसमें भी प्रेम कथा है। इन दास्तानों में हुस्न जवानी का जहाँ खुला बयान है, वहीं पर एक सबक भी। दयाशंकर नसीम की गुले बकाउली में प्रेम के साथ जंग देवों और राक्षसों से रही और तलाश उस फूल की थी कि जिसे आँखों में लगाते ही राजकुमार के पिता की बेनूर आँखों में रोशनी आ जाती है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जब दास्तान गोई का मजमा छटा और वक्त बदला तो वो दास्तान गोई मसनवी में आ गई। हम कह सकते हैं कि 13वीं सदी में दास्तान गोई उर्दू में मुँह ज़बानी सुनाने वाली कलात्मक विधा रही है। फिर 16वीं सदी में उर्दू की दास्तान गोई पर फ़ारसी का प्रभाव नज़र आने लगा, लेकिन दास्तान गोई अपने चरम पर अकबर के दरबार में पहुंची, जहां न केवल दास्तान सुनाई जाती थी बल्कि स्वयं अकबर दास्तान गोई का शौक़ रखता था और ख़ुद भी दास्तान गो बन जाता था। जिसने दास्तान मीर हमज़ा की कहानी पर चित्र बनवाने शुरू किए थे, जिसमें ये बड़े बड़े कैनवस दास्तान गो के सामने रख कर दास्तान सुनी जाती और जैसे ही कहानी आगे बढ़ती तो कैनवस बदल दिया जाता था। इस दास्तान को सुनाने वाले अमीर हमज़ा ने कभी सोचा भी ना होगा कि उनकी सुनाई कहानी इस हद तक लोकप्रिय होगी। पहला उर्दू संस्करण दास्तान हमज़ा का 19वीं सदी में शुरू में फोर्ट विलियम कॉलेज इंस्टीट्यूशन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ते में स्थापित हुआ था, वहीं छपा था। हमज़ा गालिब के पसंदीदा दास्तान थी, जिसकी दास्तान गोई की बैठकें उनके घर पर सप्ताह में एक बार 2 वर्ष तक चली थीं। सर सैयद अहमद ख़ान की असरार अस संदीद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर दास्तान गो सुनाते थे। मस्जिद में एक कोना भी था जहाँ कुरान की दास्तानें भी सुनाई जाती थीं, उसी तरह हातिम ताई की। मैं आपको वो वैसे बताती हूँ, कुरान शरीफ में बहुत सारी कहानियाँ, और जब सबसे बेहतरीन और रूमानी कहानी जो है वो यूसुफ और जुलेखा की है। मुंशी नवल किशोर ने दास्तान हमज़ा की लोकप्रियता का ये हाल देखा तो उन्होंने 3 लोगों, मोहम्मद हुसैन जहाँ, अहमद हुसैन कमर और शेख तसद्दुक़ हुसैन कमर को ये जिम्मेदारी दी कि अमीर हमज़ा की सारी मुँह ज़बानी दास्तानों को जमा करें। ये बड़ा काम था जो 25 वर्ष में समाप्त हुआ और तिलिस्म होशरुबा के नाम से दास्तानें छपना शुरू हुईं, जो 8 जिल्दों में थी, जिसकी 5वीं जिल्द लगभग 46 जिल्दों में समाई, जो दास्तान अभी अमीर हमज़ा थी। बूस्तान ख्याल कल्पना का बगीचा भी बहुत लोकप्रिय दास्तान रही। कहा जाता है कि जब एक खुरासानी दास्तान गो ने बाबर को मीर हमज़ा की ये दास्तान के कुछ टुकड़े सुनाए तो बाबर ने मजाक उड़ाते हुए कहा था, भावना और प्रकृति के विपरीत एक दूरगामी झूठ। नादिर शाह जब दिल्ली रौंद रहा था, उस समय शाह मोहम्मद शाह ने वो 1200 फोलियो जो 14 वर्ष की अवधि में चित्रकारों ने हमज़ा दास्तान पर बनाए थे, उसके वापस करने की विनती की थी। इस मशहूर दास्तान का विषय अफरासियाब और उनकी बेगम हैरत का है, जो एक के बाद एक जादू तोड़ते हैं। कहानी में इतने मोड़, इतनी घटनाएं और चरित्र जिनको सीधा पंक्तियों में रख कर कहानी बताई नहीं जा सकती है। इसके बाद फसाना अजायब में 1838 और 1844 में मध्य एशिया, मध्य पूर्वी एशिया और भारत से उठाई दास्तान को जमा करके छापा गया। फिर किस्सा चार दरवीश 1820, किस्सा आज़ाद 1846 4 जिल्दों में छपी। दास्तान गोई का चस्का सभी को था। अब्दुल हलीम शरर का कहना था कि अफरीमचियों के मोहल्ले में भी उनका
अपना दास्तान गो भी रहता था। ये अपने में बहुत दिलचस्प बात है कि अफीमची के मोहल्ले में और दास्तान गोई ज़बानी बयान के बाद लिखी जाने लगी, जिसमें ड्रामा भी शामिल हो गया और दास्तान में बयान चरित्र और स्वयं स्टेज पर आकर अपनी भूमिका निभाने लगे। जैसे इंद्र सभा के लेखक नवाब वाजिद अली शाह इंद्र की भूमिका निभाते थे। राजा हूँ मैं कौम का, इंद्र मेरा नाम, बिन परियों के दीद के मुझे नहीं आराम। इस बीच फारसी थिएटर वजूद में आया, जिसमें गाना बजाना भी शामिल हुआ, जिसे देखने वालों को अपनी तरफ खींचा। किस्सा अरबी शब्द है और अरब ज़मीन में किस्सा गोई का कोई जवाब नहीं रहा। 19वीं सदी के मध्य तक सीरिया में गद्य की 2 विधाएं प्रचलित थी। पहली मकामा शाब्दिक अर्थ सभा, जो लयदार गद्य के किस्से से अलग अलग टुकड़े, जिन्हें सास कहा जाता था, उसे रावी सुनाता था। उसके नगीनों की तरह जड़े खूबसूरत शब्द संगीत के नोट की तरह मन पर प्रभाव डालते थे। दूसरी विधा कहलाती थी रिसाला, शाब्दिक अर्थ खत या लेख, जो कि निजी या सरकारी स्तर पर जन्म, मृत्यु और त्योहारों के मौके पर इसका आदान प्रदान होता था। जो फ़िलहाल मैं कहूँगी कि जो फ़िलिस्तीन का 75 साल का इतिहास रहा है, उसमें इसका इस्तेमाल आज भी कविताओं की शक्ल में होता है। और जो बाहर लोग चले गए हैं वो ज़्यादातर दास्तान गोई या अपनी कहानियाँ लिखते हैं। एक समय में दुनिया के हर बच्चे को बगदाद का चोर, अली बाबा 40 चोर और सिंदबाद की कहानियों में भरपूर मज़ा मिलता था। उसी ज़मीन की सबसे बड़ी किस्सा गो शहरज़ाद थी, जिसने अपनी जान बचाने और शहर नाम के बादशाह को उसकी कुंठा से निकालने का अवसर दिया, जो हर रात शादी करता था और सुबह उसे मरवा देता था। शहरज़ाद हर रात शहरयार को किस्से सुनाती और जब सुबह होने लगती तो वो किस्से को ऐसे सस्पेंस में समाप्त करती कि शहरयार उसके कत्ल का हुक्म देना भूल जाता और अगली रात बाकी किस्सा सुनाने को कहता। इस तरह 101 किस्से के बाद शहरयार अपनी जड़ता को तोड़ सोचता है, क्या दुनिया में ये सब भी मौजूद है? ये नमूना किस्सा गोई का सबसे आला मुकाम है, जिसे आने वाली पीढ़ियाँ अपने लेखन और कला में उसको बार बार प्रयोग में लाती हैं। मिसाल के तौर पर अरबी भाषा के लीजेंडरी नाटककार कहलाए जाने वाले तौफीक अल हकीम हैं, जिन्होंने शहरज़ाद पर नाटक लिखा। ये बात 1934 की है, जिसमें वो ये सवाल उठाते हैं कि क्या एक इंसान सिर्फ अपनी जीवन, बौद्धिक शक्ति और तर्क के सहारे गुजार सकता है, अपने दिल की आवाज़ को सुने बिना? जबकि दूसरे लेखकों ने उसे आज के आधुनिक शारीरिक विज्ञान और संस्कृति की रोशनी में परखने की कोशिश की है। तौफीक अल हकीम दास्तान अलिफ लैला की डिटेल में न जाकर सीधे शहरयार से पहला एक्ट शुरू कर देते हैं, जो कुछ यूँ है। शहरज़ाद अपनी आखिरी दास्तान सुनाकर खामोश होती है और शहरयार को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। मैं बदन से थक चुका हूँ, बुरी तरह उनसे ऊब चुका हूँ, मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ, वो सब कुछ। हकीम शहरज़ाद व शहरयार के बीच संवाद रखते हैं। ये उनकी अपनी मौलिकता पर निर्भर है कि वो किस तरह निर्वाह करते हैं। शहरज़ाद, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? शहरयार, हाँ। शहरज़ाद मुस्कुराकर, मैं एक खूबसूरत बदन हूँ। क्या मैं कुछ और हूँ सिवाय खूबसूरत बदन के? शहरयार चीख कर, दफ़ा हो तुम और तुम्हारा ये बदन। शहरज़ाद, मैं एक बहुत बड़ा दिल हूँ। क्या मैं कुछ और हो सकती हूँ सिवाय बड़े दिल के? शहरयार, सत्यानाश हो तुम्हारा ये बड़ा दिल। शहरज़ाद, क्या तुम इस हकीकत से इनकार कर सकते हो
कि तुम्हें कभी मेरे शरीर से प्यार था, और ये भी कि कभी तुमने मुझे दिल से चाहा था। शहरयार, ये सब ख़त्म हुआ, सब ख़त्म हुआ। शहरज़ाद उन आशिकों की कहानी सुना, उसके दिल में प्रेम का अंकुर फोड़ना चाहती थी, और शहरयार उस 20 वर्ष की ज्ञान से भरी लड़की बन जाना चाहता है। हकीम ने इस नाटक में शहरज़ाद को उसके विभिन्न प्रेमियों के साथ दिखाया है। ये नाटक किस्सा गोई की तरह भी अपने नए नए रंग में जगह जगह सुनाया जाता है। अरब लेखक ही नहीं, एशिया के लेखक अपने पुरखों के बयान किस्सों से आज भी प्रेरणा लेते हैं, भले ही उसमें जादू हो, अय्यारी हो, किसी को पाने की जुस्तजू हो, मगर अलग तरह से। फ़ारसी शब्द दास्तां और दास्तान गोई का अपना रंग फ़ारस की ज़मीन पर भी खूब फला फूला। निज़ाम गंजवी की हफ्त पैकर और शीरीन व खुसरू मसनवी है, जिसमें सब कुछ नज़्म की शैली में कही गई कहानियाँ हैं, जिसमें इश्क है और परियों और इंसान से मोहब्बत का बयान है। शाहनामा कहने को ईरान की तारीख़ है, परंतु वो एक बड़ी दास्तान है जो 60,000 शेरों में कही गई है। मैंने पहली बार शाहनामा को ईरान में सुना था, जिसके टुकड़े स्थान व माहौल के मुताबिक पढ़े जाते हैं, जैसे नक्काली, ज़ूरखाने यानी जहाँ कसरत होती में पहलवानों की कसरत के समय गाई जाती है, जिसमें रुस्तम की बहादुरी और जंग के किस्से होते हैं। जहाँ पे प्यार के टुकड़े होते हैं वो चाय खाने में गाए जाते हैं। तीसरी बार दिल्ली में फिरदौसी के जन्मदिन पर ईरान से आए दास्तान गो से सुना था। यहाँ पर एक नमूना भी शाहनामा की उस दास्तान का दूंगी जो हिंदुस्तानी कहानी शतरंज की पैदाइश के नाम से है, और ये फिरदौसी ने अपने शाहनामा में दर्ज की। हुमान बादशाह बुद बर हिंदुआन, खिरदमंदोबीना व रोशन रमान, यानी कि हिंदुस्तान में एक बादशाह था जो बहुत ही अक्लमंद और बहादुर था। फिरदौसी संदल नाम के इस साम्राज्य का जिक्र करते हैं जो भारत में था, जिसका साम्राज्य चीन से कश्मीर तक फैला था, जिसका नाम जमहूर था, बादशाह का नाम। हिंद का बादशाह का मरने के बाद मलका को मजबूर किया जाता है कि वो अपने देवर से शादी करे। अपने दोनों बेटियों के बीच रानी तख्त व ताज की झंझट में फंस जाती कि विरासत किसे दे, क्योंकि दोनों अपने को पिता के मरने के बाद वारिस कहते हैं। दोनों में जंग होती है और एक भाई मारा जाता है, जिसके गम में रानी दोनों के लश्करों में को सामने खड़ा करती है और किस तरह से कौन आगे बढ़ता है और मारा जाता है ये होता, और रोती रहती है। इस तरह से हिंदुस्तान में शतरंज की पैदाइश होती है। यहाँ पर पंचतंत्र का जिक्र बहुत ज़रूरी है, और ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि अनुशेर आदिल ने अपने जो हकीम थे, बुर्जुआ तबीब, उनको भेजा था कि हिंदुस्तान में एक बूटी है जिससे ज़िंदगी मतलब अमरता प्राप्त होती है, आप उसको लेके आइए। तो वो आए, उन्होंने संस्कृत सीखी वगैरह वगैरह, और फिर लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा भाई वो पंचतंत्र है। तो पंचतंत्र को वो लेके गए, पहले अरबी में छपी, फिर फारसी में, फिर गद्य में, फिर पद में, और यहाँ तक कि मैंने JNU में जो 5 साल का कोर्स किया तो मेरे कोर्स में भी थी पंचतंत्र की वो कहानियाँ। तो उसकी एक अहमियत है ईरान में, और उसमें उन्होंने अपनी भी कहानियाँ मिला के कलीला और दमना के नाम से इसको छापना शुरू किया। जब हम दास्तान गोई की बात करते हैं तो उसमें मैं बेबीलोन की देवमाला को भी शामिल करना चाहूँगी, जो प्राकृतिक देवता थे। वनस्पति विज्ञान तो पूरा एक विषय है, मगर जिस तरह ये दास्तान गोई इराक का अर्ध इतिहास व अर्ध दंत कथाओं का दौर 3000 वर्ष ईसा पूर्व से आरंभ होता है। उस समय 3 वीर नायक इराक के प्रांत सुमेर में ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके नाम
इनमेगर, लोगुल बांधा और गिलगामेश है। गिलगामेश की पूरी दास्तान की पांडुलिपि 7वीं सदी ईसा पूर्व में शहंशाह आशूर बनीपाल की आज्ञा से निनवा के शाही पुस्तकालय के लिए तैयार की गई थी। ये नुस्खा कच्ची मिट्टियों की तरह तख्तियों पर पीकानी लिपि में अकादी में मौजूद है। इस पर लेखक का नाम दर्ज नहीं है। ये कहानी देवमाला में गिलगामेश एक अय्याश जालिम बादशाह है जो जीवन वृक्ष की तलाश में है। उस वृक्ष को सांप चुरा लेता है। उसमें सैलाब का जिक्र है जिसमें कश्ती डूब जाती है। यहाँ पर जीवन गिलगामेश का दोस्त उसको बताता है, ये मैं अपना खुद का भेद बताता हूँ। पानी में गुलाब की तरह कांटेदार पौधा होगा, तेरी उंगलियों को घायल कर देगा। यदि तूने उसे हासिल कर लिया तो तेरे पास वो चीज़ होगी जिससे इंसान की जवानी लौट आती है। तो गुले बकावले में भी उनकी आँख खुल जाती है। और इस तरह अब देखें, मैं थोड़ा सा सिर्फ रोशनी डालूँगी किस तरह जो मसनवी है, मसनवी से और आज का जो दौर है वो बहुत सारी चीज़ों को दोहराने पे तुला हुआ है। उसमें दास्तान गोई भी हैं और दास्तान गोई में बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे शहरों में ये है, लेकिन ना वो माहौल पैदा होता है और ना वो अंदाज़ पैदा होता है। क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है, दास्तान गो जो हुआ करते थे वो अपने से कहानी बुनते थे, लेकिन आज जो लोग हैं वो दूसरों की लिखी हुई चीज़ों को इस तरह से पढ़ते हैं और उसको दास्तान गोई कहते हैं। तो ये भी एक अंदाज़ है कि पुरानी चीज़ों को ज़िंदा करना। और हम कहानी और नावलों में भी किस्सा गोई को तलाश करते हैं और वही चीज़ हम बेहतर मानते हैं जिसमें किस्सा गोई हो। ये एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन दास्तान तो इसकी बहुत बड़ी है किस्सा गोई की एशिया में। तो ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत आपका आभार। आपने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मुख्य रूप से एशिया की दास्तानगोई और उसमें पश्चिम एशिया की दास्तानगोई पर बहुत सुचिंतित ढंग से आपने बात की। और सचमुच एक बहुत लंबी परंपरा रही है जो पंचतंत्र और कथा सुभाषित तान इसार याद इसे भी जुड़ती है। और हमारे एशिया भर के इन देशों में जो हमारे तमाम आवागमन था और इनके कारण एक दूसरे की दास्तानगोई ने एक दूसरे को छुआ और दोनों ओर के लोगों ने उसे महसूस किया। ये सच है कि आज दास्तानगोई अंदाजे बयां है, जो एक अंदाजे जुस्तजू वाली बात थी अब वो नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर एक फिर से नई कवायद शुरू हुई है कि लोग कह रहे हैं, अच्छे ढंग से कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो जब मैम ये सब बता रही थी तो मुझे, और अगला जो सेगमेंट हमारा है वो भारतीय उपमहाद्वीप के कथा परिदृश्य पर, और बिल्कुल कथा परिदृश्य है और उसके पीछे की जो भूमिका है वो दास्तानगोई से बन चुकी है। तो मैं आने वाले जो अभी हमारे साथी बात करेंगे तो वो लोग उस चीज़ों पर भी बात करेंगे कि उसमें कहाँ दास्तानगोई है, कथा परिदृश्य कितना नया है, कितना पुराना है, परंपरा के तत्व कितने हैं उसमें और नई चीज़ें क्या जोड़ी गई हैं। मुकेश जी बैठे हुए हैं दास्तानगोई की उस परंपरा में। मुझे बुंदेलखंड में जो दास्तानगोई है कि कैसे कोई कथाकार, कथावाचक जब कहानी सुनाने जाता है, कथा सुनाता है एक सामने बैठे हुए गैदरिंग के सामने, तो सबसे पहले उसको एक इस्लाह देता है, एक सचेत करता है। तो एक बड़ा मज़ेदार उसमें एक है 1 मिनट का 2 मिनट का कि वो बताता है जब उसको कथा सुनानी है तो पहले ही शुरू करता है कि किस्सा से झूठी और किस्सा से सच्ची, किस्सा से झूठी और किस्सा से सच्ची, घड़ी घड़ी को विश्राम को जाने सीताराम। मतलब वो जो सुनाने जा रहा है उससे सच्ची और उससे झूठी चीज़ पता नहीं, घड़ी घड़ी को विश्राम को जाने सीताराम। फिर वो एक किस्सा सुनाता है कि झरबेरी को कांटो 12 हाथ लंबो, झरबेरी के को कांटो 12 हाथ लंबो, आधो बकरी ने लौचर, आधो पे बसे 3 गांव, एक उजाड़ एक खुजाड़, एक में मानुस नैया। जौन में मानुस नैया उसमें बसने आए 3 कुम्हार,
एक लूलो एक लंगड़ो एक के बाएं नैया, जौन के बाएं नैया उनने बनाए 3 हांडी, एक औंगी एक बोंगी एक के ओठे नैया, जौन में ओठे नैया उसमें चुराए 3 चावल, बुंदेली में चुराए मतलब उबाले, जौन में ओठे नैया उनमें चुराए 3 चावल, एक अचरा एक कचरा एक पक्को नैया, जौन पक्को नैया वो के खावे आए 3 बामन, एक अफरा एक डफरा एक को भूखे नैया। अब वो कहानी जो दस्तान गोई है, किस्सा गोई की, वो किस तरह से सचेत भी करता है। आखिर में कहता है कि शक्कर का घोड़ा शक्कर पारे का लगाम, डाल दो नदिया बीच चला गाओ छमाछम छमाछम। फिर सचेत करता है, जो कोई इन बातन को सच्चा समझे, जो कोई इन बातन को झूठा समझे, वो राजा का जुर्माना भरे, समाज को रोटी दे। और फिर कहता तो कहता ही रेत है, सुनने वालों भी सावधान चाहिए। ये जो परंपरा है दास्तान गोई की, किस्सा गोई की, वो हमारे भारतीय प्रायद्वीप में और जो हमारी भाषाएं हैं उसमें बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतर ढंग से, जो मैम ने कहा कि खुद लिखते भी थे, सुनाते भी थे, गढ़ते भी थे और खुद ही अपने किस्से के किरदार भी बन जाते थे। तो वो एक महानतम परंपरा थी। मैं इसी परंपरा और उसको एक नए आधुनिक संदर्भ के साथ बातचीत करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का कथा परिदृश्य, इस पे अपने ढंग से जहाँ माननीय नासिरा मैम ने जहाँ छोड़ा है उसको कहाँ तक, कितनी दूर तक, समय के ख्याल रखते हुए, क्योंकि कोई भी किस्सा अपने समय से बाहर जाता है तो बंजारा हो जाता है। मैं प्रियम अंकित जी से निवेदन करता हूँ। आज की सत्र की अध्यक्षता कर रही आदरणीय नासिरा जी, विनोद जी, राकेश जी और मेरे प्रिय कहानीकार आशुतोष और इस सभागार में उपस्थित सुधी श्रोतागण। अब भारतीय उपमहाद्वीप के कथा परिदृश्य पे बात करनी है और आशुतोष ने चेतावनी दे दी है कि समय में ही रहा जाए, तो निश्चित रूप से गागर में सागर भरने में मैं बहुत निष्णात नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी कोशिश करता हूँ कि कुछ बिंदुओं को छूते हुए आगे बढ़ूँ। अभी नासिरा जी ने जो व्याख्यान दिया उसमें बहुत से किस्से हम लोग अपने बचपन में सुनते आए थे, लेकिन नासिरा जी ने आज उन्हें इतने रोचक और खूबसूरत अंदाज में हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि हम सभी अपने को समृद्ध महसूस कर रहे हैं। और मुझे याद मतलब एक बात इसी समय सूझी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसने कितनी भाषाओं में और कितने किस्सों में अपने को रचा है। इस महाद्वीप में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, किसी एक भाषा की तानाशाही इस महाद्वीप में नहीं चलती, और लेकिन इसकी हर भाषा को आप देखिए, अनंत किस्से हैं और हर भाषा वो इस उपमहाद्वीप की संस्कृति में इन किस्सों के ज़रिए अपना योगदान दे रही है। और जिस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप की हर भाषा में कहानी ने विकास किया है और वो आज के मुहाने पे पहुंची है, आज के मुकाम पे पहुंची है, तो इसमें परंपरा तो है ही, कुछ परिस्थितियां भी हैं जिन्होंने विशेष योगदान दिया है आज की कहानी को एक नया रंग देने में। तो जैसे हम देखते हैं कि कहानी चाहे किस्सा गोई में कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, वो यथार्थ की ज़मीन नहीं छोड़ सकती। तो यथार्थ जब बदलेगा तो कहानी भी बदलेगी। और जो हमारी आज की कहानी है, ये पूरे उपमहाद्वीप में बदलते यथार्थ की कहानी है। और चूँकि आज का जो सत्र है वो कथा परिदृश्य, भारतीय उपमहाद्वीप के कथा परिदृश्य की बात करता है, तो इस कथा परिदृश्य का निर्माण करने में जो कुछ घटनाएं हैं जो बीती शताब्दी के 9वें दशक में घटी, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना थी बाबरी मस्जिद का विध्वंस। सन 47 में हमारे देश का बंटवारा हुआ। उसके बाद जिस तरीके से हमारे देश का गठन किया गया, तो हमें
एक आश्वासन मिला था धर्मनिरपेक्षता का। हमारे संविधान ने हमें यह आश्वासन दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि 92 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया गया तो यह आश्वासन जो हमारे संविधान ने दिया था, इससे आम भारतीय जो व्यक्ति है, जो गंगा जमनी तहजीब की बात करता था, उसका विश्वास थोड़ा सा डिगने लगा, या ये कहिए कि उसके विश्वास की एक नए सिरे से परीक्षा की घड़ी उसके सामने आ गई थी। जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी वो थी सोवियत संघ की सत्ता का पतन। अब वह सोवियत संघ, देखिए वहाँ मानवाधिकारों की क्या स्थिति थी और क्या बातें थीं, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन सोवियत संघ एक चीज़ का प्रतीक था, वो ये था कि एक वर्ग विहीन समाज, एक शोषण विहीन समाज जो है वो एक सपना था कि वो पूरी दुनिया में स्थापित होगा। तो सोवियत संघ के विध्वंस के साथ वो सपना भी टूटा और जो मुक्तिकामी जो ताकतें थीं उनके सामने एक नई चुनौती आई। और आज भूमंडलीकरण को आए करीब 30-35 साल होने को आ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि उनका एक तरीके से एक आत्म साक्षात्कार अभी भी जारी है। और तीसरी घटना जो थी वो थी भूमंडलीकरण और निजीकरण और बाज़ार जिस रूप में सामने आया है। बाज़ार हमारे यहाँ पहले भी था, लेकिन इस तरह से नहीं था कि बाज़ार ही हमारे जीवन को निर्धारित करने लगे। आज का बाज़ार तो ऐसा है कि हम उस बाज़ार में जाते हैं और वो चाहता है कि इनसे जितना ज़्यादा पैसा निकलवाया जा सके, उतना ही जितना ज़्यादा लाभ कमाया जा सके उतना ही बेहतर होगा। और हम जब इस बाज़ार में जाते हैं तो अपने ठगे जाने को एंजॉय करते हैं। आज स्थिति कुछ हमारे सामने ऐसी आ गई है, तो ये सारी परिस्थितियाँ नई हैं कि जब ठगे जाना भी एक किस्म का आपको मनोरंजन दे रहा है। और चौथी घटना जो महत्वपूर्ण थी वो थी सूचना क्रांति का अदम्य विस्तार। अब सभी के हाथ में मोबाइल है और दूर दराज बैठे व्यक्ति से व्हाट्सएप पर लंबी लंबी चैट चल रही है, लेकिन हमारे पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है ये हमें नहीं मालूम है। और ये सारी बातें हम सब ने महसूस की हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि वैसे कोई बुरी बात नहीं है सूचना क्रांति का जो अदम्य विस्तार हुआ है, लेकिन सत्ता जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से अंतोनियो ग्राम्शी एक बहुत बड़े चिंतक थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लाठी के बूते एक बहुत बड़ी जनसंख्या पर काबू नहीं कर सकते, तो आपको विचारों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों को इस तरह से कंडीशन करना होगा कि वो आपके खिलाफ, सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने की बात सोचे ही नहीं। इस पर मुक्तिबोध की एक बहुत अच्छी कहानी है, पक्षी और दीमक। तो आज सूचना क्रांति का जो पूरा उद्यम है ये इसी पे उसका पूरा का पूरा एक जो उसकी कार्रवाई है वो इसी चीज़ को लेकर के है कि जनता जो है वो सत्ता से सवाल ना करे। और आप देख ही रहे हैं कि सवाल करने वाले लोगों को व्हाट्सएप वगैरह पे आप लिख दीजिए, सरकार की आलोचना कर दीजिए। वैसे तो आपको सब कुछ करने की छूट है, लेकिन अगर आप सरकार की आलोचना व्हाट्सएप पे करेंगे तो आज बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। तो ये परिस्थितियां हैं जो नई हैं, जो इससे पहले नहीं थी। तो ये जो बदला हुआ यथार्थ है, इसको पकड़ने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की हर भाषा में प्रयास नए कहानीकारों ने किए हैं, युवा पीढ़ी के रचनाकारों ने किए हैं। और थोड़ी सी बात, आशुतोष जी इजाज़त है? हाँ, थोड़ी सी 1-2 मिनट और। तो हिंदी कहानी के माध्यम से अगर हम बात करें तो हिंदी कहानी में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। एक आया है जो शुरू में आया था, जिसे प्रेमचंद लेकर के आए थे। प्रेमचंद से पहले अय्यारी और ये जो तिलिस्मी किस्म की कहानियाँ लिखी जा रही थीं। और इसमें ये होता था कि पाठक ये सोचता था कि आगे क्या होगा।
प्रेमचंद एक ऐसी कहानी कला लेके आए जिसमें पाठक को यह महसूस कराया कि हमारे इर्द गिर्द क्या होगा नहीं, क्या हो रहा है, हमारा जो यथार्थ है उसमें क्या घटित हो रहा है, हमारा सामाजिक यथार्थ, हमारी सामाजिक आर्थिक शक्तियाँ और ऐतिहासिक शक्तियों का जो यथार्थ है ये क्या है, इसे कहानी में लाना चाहिए। तो उन्होंने एक प्रेक्षण उनका था कि हुस्न के मेयार बदलने होंगे, यानी एक नई कहानी कला हमें सामने लानी होगी जो हमारे यथार्थ को अभिव्यक्त कर सके। तो हम ये देखते हैं कि प्रेमचंद का असर बहुत लंबे समय तक रहा। लगभग प्रेमचंद की मृत्यु को आज 90 बरस होने को आए हैं, लेकिन आप देखिए प्रेमचंद के बाद जो कथाकार आए उसमें अमरकांत जी से लेकर के और आज संजीव और शिवमूर्ति जैसे कहानीकार हैं, इन पर भी आज प्रेमचंद का प्रभाव है। तो ये प्रभाव लगभग 90 साल चला। और इसी तरह जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है वो आया 90 के आसपास। एक नई कहानी कला नए यथार्थ को पकड़ने के लिए अस्तित्व में आई और इसको लेकर आए अखिलेश और उदय प्रकाश जैसे कहानीकार। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रेमचंद का असर 90 साल तक चल रहा है और ये जो कहानी 90 के आसपास शुरू हुई थी, आज इसको 30-35 साल हो गए, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो चीज़ 90 के आसपास हमारी कहानियों में शुरू हुई थी वो आज भी लगातार जारी है। तो ये 35 साल का ये जो वक्फा है, तो इसमें तो इसीलिए मैं 90 के आसपास जो कहानी में एक मोड़ आया उसको मैं मानता हूँ कि यह एक दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव था। हालांकि प्रयोग तो पहले भी हुए हैं कहानी में, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण प्रभाव थे जिनको मैं इंगित करना चाहूँगा। और आज ये जो दूसरा प्रभाव चला, इसके तो बहुत से प्रतिनिधि रचनाकार, अखिलेश जी यहाँ मौजूद ही हैं, पंकज मित्र जी हैं ही, और कुणाल भी हमारे बीच बैठे ही हुए हैं, और भी कहानीकार हैं जो दूसरे सेशन में अपनी बात रख रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण प्रभाव को, ये प्रयोग आज कहानियों में चल रहा है। ये बात मैंने हिंदी कहानी के माध्यम से बताई है, लेकिन यह इस भारतीय उपमहाद्वीप की सभी भाषाओं में यह प्रयोग हो रहे हैं। और ये प्रयोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रयोग चूँकि यथार्थ से जुड़े हैं इसलिए हमारे पाठकों को प्रभावित भी कर रहे हैं। तो मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सच भी है कि जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं उसमें भौगोलिक और राजनीतिक ढंग से 7 देश माने जाते हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। किसी न किसी बहुत परंपरा और इतिहास भी देखेंगे तो एक सांस्कृतिक एक बद्धता तो इन सभी देशों के है ही है, और विशेषकर से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनका तो एक पूरा इतिहास ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और 47 के बाद पाकिस्तान और फिर 71 के बाद बांग्लादेश की एक दुनिया है। आप जब भारतीय उपमहाद्वीप के कथा परिदृश्य पे बात हो तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बातचीत भारतीय कथा और जैसे प्रियमंकित जी ने भारतीय उपमहाद्वीप कथा के जो प्रभावकारी तत्व हैं उनकी पहचान पर हम उसके सामने रखे। तो जैसे मैं चाहता था कि भारतीय उपमहाद्वीप के बहाने भारत से बाहर या उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके कथा परिदृश्य पे थोड़ी सी बातचीत हो। थोड़ा समय कम ही है तो कितनी बात हो पाएगी, परिचयात्मक ही सही, जिसमें बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसका साहित्य, और विशेषकर वो मुक्ति संग्राम का जो का समय है, बांग्लादेश के निर्माण की जो गाथा है, उसके दौरान जो स्वप्न देखे गए, जो स्वप्न के 10 खंड, धार्मिक सांप्रदायिकता आदि आदि, इस पे बांग्लादेश के बहुत महत्वपूर्ण कथाकारों ने खूब सारे काम किए। बसर उल हेला, असिल हसन अजीमुल हक, शौकन उश्कान आदि बड़े रचनाकार हुए। मैं सामान्य प्रोफेसर विनोद तिवारी जी से बांग्लादेश के उस कथा परिदृश्य और विशेषकर स्त्री लेखन जिन्होंने उस मुक्ति संग्राम के दंश को बहुत ढंग से सोचा, समझा, देखा और बर्दाश्त किया है, उस पर बात करने के लिए सम्मानीय विनोद तिवारी जी। शुक्रिया आशुतोष। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रही आदरणीय नासिरा जी, साथी प्रियमंकित जी और साथी राकेश बिहारी जी। आशुतोष प्रिय कथाकार हैं
उसके अलावा उन्होंने अपना परिचय दे दिया है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। सभागार में बैठे हुए सभी वरिष्ठ, जो पहली पंक्ति में मुकेश जी, भालचंद्र जी, पंकज मित्र जी, कुणाल हैं, खुर्शीद आलम जी हैं, और भी सभी श्रोता और साथी। सत्र तो ख़त्म हो चुका है समय के हिसाब से। अब हम लोग उसके बाहर जा रहे हैं, और समय से बाहर जाना भी कभी कभी जो डायमेंशंस होते हैं उसमें हम मान ले रहे हैं कि अब तक जो आयाम थे उस आयाम से बाहर जा कर के हम अपनी बात कर रहे हैं। तो खैर, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि फिर जो 3 आयाम है, इससे चौथे आयाम में जा रहा हूँ, तो अब इसमें समय की पाबंदी कम होगी। आशुतोष खैर, मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम में ही। और असल में जो भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना है, भारत में एक आपने सुना होगा जम्बू द्वीपे भारत खंडे, तो भारत उसका एक खंड है, उस जम्बू द्वीप का। और इन्होंने बताया कि उसमें और भी बहुत सारे देश हैं। हमारे अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान और उसी से बाद में बना हुआ बांग्लादेश, उसमें तस्लीमा नसरीन का नाम आपने खूब सुना ही होगा। मैं उन पर कुछ नहीं, या उनके हवाले से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो बांग्लादेश और उससे बाहर भी अपने कथा और लेखन के नाते जानी जाती हैं। उनके अलावा कुछ नाम मैंने सोचे, कुछ कहानीकार, और ख़ास करके जो 1971 में वहाँ मुक्ति संग्राम हुआ, और आप थोड़ा बहुत अगर परिचित हैं इतिहास से तो निश्चित ही यह जानते होंगे कि जितने मुक्ति योद्धा या मुक्ति वाहिनी के लोग थे, या उसको आज़ाद कराने वाले जो लोग थे, जितने लोग वह मारे गए, उससे कहीं अधिक संख्या में वहाँ स्त्रियां यौन हिंसा का शिकार हुई। वो आंकड़ा 3 लाख है मारे जाने वालों का, और इससे 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा उन स्त्रियों का है जो पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बलात्कृत हुई और यौन हिंसा का शिकार हुई। अब आप सोचिए, आज दुनिया भर में जहाँ भी युद्ध होते हैं इस तरह के, और ये कोई ऐसा नहीं है कि नया वहाँ हुआ, या आज जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में जो हो रहा है वहाँ कुछ नया हो रहा है। सबसे जो इस युद्ध की हिंसा का शिकार होती हैं वह औरतें हैं, बच्चे हैं। और यह एक ऐसी जिसको हम लोग कहते हैं कि पुरुष सत्तात्मक, जिसमें आज भी आप जब देखें तो भारत माता भले ही कहते हैं, लेकिन जब राष्ट्रवाद हम कहते हैं तो भारत माता पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। उस राष्ट्रवाद में एक मैस्कुलिन पता नहीं कहाँ से आ जाता है, और उस मैस्कुलिन का जो प्रतिशोध है खास करके ऐसे युद्धों में, तो उसका भूगोल स्त्री देह बनती है। और ऐसे में जब हम देखते हैं तो मैंने इसके हवाले से कुछ दरअसल कुछ जो मैंने कहा कि तस्लीमा नसरीन को छोड़ दिया जाए, तो कुछ जो कहानियाँ मैंने चुनी हैं, और ये कहानियाँ असल में एक 2006 में एंथोलॉजी आई थी, जो ढाका यूनिवर्सिटी की ही प्रोफेसर रही हैं नियाज जमा, उन्होंने यह एंथोलॉजी एडिट की है। गल्प शार्ट स्टोरीज बाय वुमेन फॉर बांग्लादेश, ये 2006 में इंग्लिश में प्रकाशित हुई थी। उसी में से कुछ कहानियों को मैंने चुना है। 2 उसके ढंग थे, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पर तो बहुत जो थीम है नहीं बात हो पाएगी, एक ही थीम पर होगी। एक तो जो उस मुक्ति संग्राम के प्रभाव में जो स्त्रियों की पीड़ा प्रताड़ना है, और उसके बाद जो आप सोचेंगे कि दरअसल जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कह रहे हैं, जिस परंपरागत रूढ़ और बद्ध समाजों की संरचना में हम रहते हैं, जिस पितृसत्ता की हम बात कर रहे हैं, वहाँ आज भी एक बलात्कृत या यौन हिंसा की शिकार स्त्री है, उसके साथ समाज में वांछित अवांछित स्वीकृतियाँ किस तरह की बनती हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज में उसको कैसे स्वीकृत किया जाता है। तो
ऐसा नहीं है कि वह देह ही उसका एक केवल पीड़ा भोगता है, उसके बाद की जो पीड़ा है, मतलब उन जो 3 लाख से ऊपर स्त्रियों औरतों की बात हम कर रहे हैं, वहाँ बांग्लादेश में उनके बाद जो उनसे पैदा हुई संतानें थीं, क्या उनकी पीड़ा की आप कल्पना कर सकते हैं? उन्हें वार बेबीज कहा गया, युद्ध के शिशु, और उनको स्वीकृत करने की, अस्वीकृत करने की जो मानसिकताएं थी उस पितृसत्तात्मक संरचना में, तो उसकी भी बहुत खूबसूरत कहानियाँ लिखी गई हैं। मैंने जो चुना है, और दूसरे जो थीम है जिनको हम पितृसत्ता कहते हैं, जिसमें धर्म, समाज, परिवार और इस्लाम और हिंदू दोनों ही धर्मों में अगर आप देखें तो इस तरह के जो धार्मिक और धार्मिकता के नाम पर जो परिवार में, मान्यताओं में, सामाजिक नियमों में कुछ इस तरह की चीज़ें थोपी गई, वो अभी भी मौजूद हैं। और उन मौजूद संरचनाओं में एक औरत कैसे घर परिवार समाज में अपने को पाती है, उस पर भी कहानियाँ खूब खूबसूरत लिखी गई हैं, आज के दौर में भी लिखी जा रही हैं। तो मैंने जो चुना है उसमें दरअसल जहाँ आरा इमाम हैं, सेलिना हुसैन हैं, पूर्वी बसु हैं, नसरीन जहाँ हैं, मकबूला मंजूर हैं, नीमा शोभन हैं, नियाज जमा खुद कहानीकार हैं। उसमें एक कहानी है सेलिना हुसैन की दोहरा युद्ध, जिसको हम डबल वार कहते हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत कहानी इस थीम की है कि जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि असल में एक युद्ध तो वह जो हो रहा है उसमें वह मौजूद हो करके उसका प्रत्यक्ष एक बन करके देखती है, लेकिन वह युद्ध जब बीत जाता है तो वह दरअसल कैसे उस युद्ध से गुजर रही होती है। दोहरा युद्ध इसी थीम की कहानी है, और आपको पता ही होगा कि वहाँ केवल जब मुक्ति संग्राम में जो मुक्ति वाहिनी थी उसमें गुरिल्ला सैनिक जो केवल पुरुष ही नहीं थे, स्त्रियों की भी उसमें संख्या थी और प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल भी हुई थी। तो इसकी जो नायिका है इस कहानी की दोहरा युद्ध की, उसमें जो नूरजान नाम है उसका, और नूरजान उस लड़ाकू गुरिल्ला सैन्य का एक हिस्सा है, एक सिपाही है। लड़ते हुए पकड़ी जाती है और पाकिस्तानी कैंप में आती है। उसके साथ जो भी सलूक होते हैं, जो व्यवहार होता है, वो उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। अपने यहाँ कैंप में ही, जैसे आज भी हम आप देखें तो एक दर्जा हमने बनाया हुआ है, पुरुष है वो पहले दर्जे का है, दूसरे पे स्त्री है, और यह सौभाग्य है, दुर्भाग्य है, मैं उसे सहमत नहीं होता हूँ। जैसे ये जो कैटेगरीज बनती हैं, द्वितीयक दर्जे की नागरिकता स्त्री को मिली हुई है, तभी तो हमने कहा कि दरअसल ये थर्ड जेंडर हैं। अगर फर्स्ट जेंडर हम हैं, स्त्रियां सेकंड जेंडर हैं, ट्रांसजेंडर्स को कहा गया थर्ड जेंडर है, तो हमने एक नंबरिंग तो की ना, संवैधानिक रूप में की है। तो यह जो सलूक और इस तरह की सलूक और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वह वहाँ अपनी सेना में भी उसको इसी नज़र से देखा जाता है कि असल में यह जो स्त्री है वह कमज़ोर है, हमारे बराबर कहाँ है, हमारी तरह से कहाँ लड़ पाएगी। तो वहाँ भी वो दोहरे युद्ध में है और उसको झेल रही है। लेकिन जब पाकिस्तानी कैंप में वो पहुँचती है, और जिस तरह से उसको एक हमेशा यह रहता है किसी तरह से मैं इस युद्ध में अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर पाऊँ, तो वहाँ उसके साथ जो होता है, उसी देह को वो हथियार बनाती है, और उस देह को हथियार बना करके अपने किसी बहाने से, डिटेलिंग में जाने पे समय होगा, किसी बहाने से वह उसके साथ जो बलात्कार होता है उसके बाद से नदी में स्नान करने के बहाने से मांगती है, निकलती है, और मुक्ति वाहिनी जो उस पार है उस तक किसी बहाने से संदेश पहुंचा देती है। वहाँ से फिर माइंस और ग्रेनेड वगैरह के साथ वो कैंप तबाह किया जाता है। लेकिन जब ये पता चलता है कि इसमें हाथ नूरजान का है, तो उसको सार्वजनिक सामूहिक रूप से उसके साथ यौन हिंसा होती है और नंगे घुमाया जाता है पूरी छावनी में पाकिस्तान। लेकिन फिर भी उसके ऊपर ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसने जो करना था वह कर लिया,
और यह दिखाया है कि दरअसल जिस देह को, जिस स्त्री को तुम कह रहे हो कमज़ोर है, उसने इस पूरे बंदिश में, इस पूरे बंद होने के बावजूद भी उसका उपयोग किया और बताया कि दरअसल उसकी ताकत क्या है। तो कहानी प्रत्यक्ष रूप से तो स्त्री के उस भागीदारी को दिखाती ही है, लेकिन उस मुसीबत और उस मजबूरी के साथ भी उसकी उस ताकत को मजबूती से रखती है। इसी तरह की जो कहानी है जहाँ आरा इमाम की हथियार, वह भी इसी थीम की कहानी है। जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है इसमें इस थीम की, वह हेलेना खान की है, वीरांगना। जिस मुक्ति संग्राम की हम लोग बात कर रहे थे और यौन हिंसा के बाद जो स्त्रियां युद्ध बीतने के बाद, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद, तो मुख्य धारा में उनको आने में, उनको स्वीकार करने में, अपने घर में, अपने परिवार में बहुत मुश्किल हुई। जो विवाहित थीं उनको भी अपने घरों में अवांछित मान लिया गया। जो अविवाहित थीं उनकी शादी कैसे कौन करेगा, और जो उनसे उत्पन्न संतानें थीं। तो वहाँ की सरकार ने एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की योजना और स्कीम लागू किया। जैसे जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं तो उनके लिए तो पुरुषों के लिए मुक्ति योद्धा कहा गया, लेकिन स्त्रियों को, ऐसी स्त्रियों को जो यौन हिंसा के शिकार थीं, उनको वीरांगना कहा गया और कुछ विशेष दर्जा देने की कोशिश हुई। कहानी विस्तार में जाने पे समय लेगी। जहाँ असल में कहानी अपने मर्म को लेती है, रखती है, वह महत्वपूर्ण है। जो उसकी नायिका है छबीरन, वीरांगना की, बसों में जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स के लिए यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था है, इस तरह की सुविधाएं हैं, तो बसों में उनके लिए मोती जड़े एक सीट की व्यवस्था अलग से है। कहानीकार ने बहुत ही सलीके से उस जगह को लिया है और अब उस सीट की दुर्दशा देखिए और दुर्भाग्य देखिए कि जिस चीज़ से मुक्त करने के लिए उनको विशेष दर्जा दिया गया, दरअसल वह विशेष ही उनकी उस पहचान का कारण बन जाता है कि असल में ये एक वीरांगना है और वो बलात्कृत हुई है युद्ध में, और फिर उसके प्रति जो व्यवहार है, सार्वजनिक सामान्य व्यवहार, वह खत्म हो जाता है। तो कहानी यह कह करके छबीरन कहती है कि इस मोती जड़े सिंहासन से तो बेहतर था कि कोई तंबई व्यवहार और आचरण हमारे सम्मान और स्वीकार में होता। तो इस तरह से इन तीन कहानियों के सहारे आप उस पूरे मुक्ति संग्राम के परिदृश्य को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। एक दो कहानियां और हैं जिस पितृसत्ता की हम लोग बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी स्त्री लेखन में खूब उस पर चोट की जाती है। पूर्वी बसु की कहानी है, और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, कामकाजी स्त्रियाँ भी हैं, घर में भी जो होम मेकर्स हैं वो भी हैं। उनका योगदान, उनके श्रम का मूल्यांकन आज भी हम लोग कितना किस स्तर पे करते हैं घर बनाने और उसमें उनके साथ। तो वह कहानी बहुत ही प्रतीकात्मक स्तर पर एक इस पितृसत्ता का विरोध करती है, और वह प्रतीकात्मकता यह है कि एक दिन के लिए वह खाना बनाने से मना कर देती है। वो कहानी का नाम है राधा आज खाना नहीं बनाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा तूफान आ गया, एक दिन का खाना नहीं बनाएगी। नई पीढ़ी सोच सकती है कि क्या करना है, स्विगी से ऑर्डर कर लेंगे, वो कह सकती है, लेकिन उसको दरअसल यह समझ कि यह खाना न बनाने का उसका आज का प्रतिरोध असल में उस पूरी पितृसत्ता का प्रतिरोध है। उसके पति, उसकी सास और उसके ननद जिस तरह से उसके साथ व्यवहार करते हैं, और तरह तरह से उस पर जिसको हम कहते हैं एक तंज, एक इस तरह की चीज़ें कसना। तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से एक दिन के उस एक निर्णय को एक स्त्री लेती है कि वह खाना नहीं बनाएगी, और कितनी खूबसूरती से उस प्रतिरोध को वो दर्ज करती है। एक और इसी रंग की कहानी है, अजनबी। वह कहानी दरअसल इस्लाम में
तो ख़त्म कानूनी तौर पर भी है, लेकिन बांग्लादेश में वह 1961 में भी, जब पूर्वी पाकिस्तान था तभी भी कानूनी रूप से ख़त्म था, जिसको या हम हिल्ला कहते हैं, हुल्ला कहते हैं, या हलाला कहते हैं। अलग अलग नाम है, हम लोग हलाला के नाम से जानते हैं, हलाला निकाह। तो वो अजनबी कहानी इसी को बेस करती है। उसके भी बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। कहानी यह है कि उसका पति उसे तलाक दे देता है, और आप सब जानते हैं कि अगर वह पुनः उसे स्वीकृत करना चाहता है, यह भी उसका निर्णय है, तो उसे किसी न किसी ऐसे एक अजनबी पुरुष से विवाह करना होगा एक दिन के लिए, उसके बाद ही उसे वह स्वीकार करेगा। हलाला निकाह का यही मतलब है। यहाँ तक तो ठीक है, वो समाज और उसके नियम, उसके कायदे के साथ यह ठीक है। लेकिन कहानी जहाँ पैराडाइम शिफ्ट जिसको हम कहते हैं, वह महत्वपूर्ण है। वो तैयार हो जाती है, ठीक है, लेकिन जिस अजनबी से उसी का दोस्त है, उसके पति का लुकमान नाम है, उससे वो विवाह करती है, और जो पूर्व पति है उसको कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, आज से, अभी से यह अजनबी ही मेरा पति है, अब तुम मेरे लिए अजनबी हो। और यही कहानी पूरी तरह से उसको पलटती है। आशुतोष एक और कहानी ले लें, बस उल्लेख कर देता हूँ। सेलिना हुसैन की ही कहानी है, एक मोती जान की बेटियाँ। मोती जान उसमें स्त्री है, और जैसे हम वंशवादी परंपरा में, पितृसत्ता में यह देखते हैं कि बेटा नहीं होगा तो वंश कैसे चलेगा, तो उसकी वह कहानी है। आशुतोष कह रहे हैं कि समय से बाहर चले गए हैं। समय होता तो मैं विस्तार से और भी कुछ इस पर रखता। आप लोगों ने सुना, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल व्यवस्थित संदर्भों के साथ बातचीत करने से चीज़ें और ज़्यादा खुलती हैं, लेकिन मसला वही है वक्त का, ये बड़ा करसाज है। बहुत अच्छी बात और गुफ्तगू और हो भी रही हो तो ये तन के खड़ा हो जाता है, हम क्या करें। सही बात है कि ये इतना महत्वपूर्ण विषय और आपने जो छेड़ा था उस पर कम से कम 40-45 मिनट के एक व्यवस्थित लेक्चर होता तो ज़्यादा चीज़ें और हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होती। मैं आखिर में इस सत्र के समापन के लिए राकेश बिहारी जी से कि भारतीय उपमहाद्वीप के कथा परिदृश्य को आप अपने तरीके से इसका समअप करेंगे। हमको बार बार कहा जा रहा था कि समय उनको बता दीजिएगा राकेश बिहारी जी को, लेकिन मैंने कहा कि वो इतना खुद खबरदार हैं इन चीज़ों के प्रति, खबरदार हैं, उनको अलग से नहीं कहना पड़ेगा। धन्यवाद आशुतोष। आदरणीय नासिरा जी, भाई प्रियम और विनोद जी, आप सब, दो आचार्यों के गुजर जाने के बाद कायदे से मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था, और फिर आप उसे तूफान के गुजरने के बाद का सन्नाटा या शांति समझ पाते। लेकिन किसी को बांधने की जो तरकीब होती है, खासकर सेमिनारों में, मुझे लगता है कि उसकी जो सबसे बड़ी और सबसे कारगर तकनीक हो सकती है वक्ताओं को बांधने की, उसका तरीका यह हो सकता है कि विषय को निर्बंध कर दिया जाए। इस विषय को देखने वाली दो आंखें, एक सामने मुकेश जी बैठे और कुणाल अभी बाहर गए, इन दोनों आँखों की यह साजिश है कि जिसने अपने वक्ताओं को बांधने के लिए इस विषय को लगभग निर्बंध कर दिया है। परिदृश्य है, लेकिन वह भी किसी खास समय का नहीं है। जाहिर है आपने दास्तान गोई से लेकर सूचना क्रांति और बीच में बंगाल का मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश का, उस पर आपने बातें सुनी। यह एक ऐसा समय है जब आइसोलेशन में पढ़कर तुलसी को या तो स्वीकार करने की बात होती है, कहिए पूजने की, या उन्हें खारिज करने की। मुझे वो कई बार रास्ता दिखाते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे,
आप इस कवित की जगह पर एशियाई कहानी को रख लीजिए। तुलसी ने तो विनम्रता में कहा था, मैं अविधा में कहता हूँ। लेकिन अब तक की चर्चा को सुनते हुए मैं यह समझने की कोशिश कर रहा था कि विषय था कहानी का परिदृश्य, जाहिर है एशियाई कहानी का परिदृश्य। हम अब तक जो बात कर रहे थे, मेरी समझ से वह यह था कि किस परिदृश्य में आज कहानियाँ लिखी जा रही हैं। मुझे लगता है इन दोनों में थोड़ा सा अंतर किया जाना चाहिए। किस परिदृश्य में कहानियाँ लिखी जा रही हैं, यह कहानी के परिदृश्य का एक हिस्सा है। कहानी का परिदृश्य सिर्फ समय के परिदृश्य से नहीं बनता, मुझे ऐसा लगता है। कहानी के परिदृश्य को मैं एक चतुष्कोणीय या कहिए 4 भुजा वाली संरचना की तरह देखता हूँ, जिसका एक हिस्सा, जिसकी एक भुजा अभी तक जिस पर बात हुई कि किस परिदृश्य में कहानियाँ लिखी जा रही हैं, वह कौन सा समय है, उस समय की कौन सी चुनौतियाँ हैं। खुद कहानी, कहानीकार और जिसके लिए कहानियाँ लिखी जाती हैं, वो तीन जब इस एक भुजा के साथ मिलें और उसके बाद जो एक चतुष्कोणीय संरचना हमारे सामने उपस्थित होगी, मेरी दृष्टि में, मेरी समझ में कहानी का परिदृश्य उसे कहा जाना चाहिए। हमारे परिदृश्य को कहानियाँ समझती हैं। एक कहानीकार कहता है, किसी खास के लिए कहता है। मैं फिर एक बार तुलसी को याद करना चाहता हूँ कि सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, काग भुसुंडी बखानी, काग भुसुंडी बखानी। कहा बिहग नायक गरुड़। कथा के लिए दोनों पक्ष अनिवार्य हैं, एक कहने वाला, दूसरा सुनने वाला। गौर कीजिए, सुनने वाला राजा है, कहने वाला भुसुंडी। यानी जो आखिरी व्यक्ति है, कहानी उसके प्रतिनिधि की तरह खड़ा होती है आपके सामने। कहानीकार उस कहानी को लेके आता है और अंततः सुनना उसे राजा को है। क्या हमारे समय में जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, वह अपने उस असली श्रोता या पाठक तक पहुँच रही हैं? जो दूसरी विधाएं हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो, मंच की कविता हो, शायद उसकी आवाज़ उस गंतव्य तक पहुंच रही है और जो उसका प्रतिफल हो सकता है वह भी हम लगातार देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समय का प्रतिरोध हमारी कहानियाँ नहीं कर रही, लेकिन यकीन मानिए, जिसके खिलाफ आप प्रतिरोध कर रहे हैं वह हमारी कहानियाँ नहीं पढ़ रहा या उस तक नहीं पहुंच रही। शायद इसीलिए अब तक कहानीकार सुरक्षित हैं। आपने सूचना क्रांति की बात की थी। ये जो सूचना क्रांति और बाज़ार दोनों की आपने बात की, वह बाज़ार जो सूचना की पीठ पर खड़ा होकर हमारे सामने उपस्थित हुआ है, हमारी कहानियों को इसने जिस तरह से बदला है, उसमें मुझे 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण लगती है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि गति, संकुचन, फ्यूजन और अस्मिता का प्रश्न, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं। मैं सूत्र में कहूँगा, कहानियों की व्याख्या में भी नहीं जाऊँगा, कहानी के उदाहरण नहीं लूँगा, दबाव है, जल्दी ख़त्म करना है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, इसने आज की कहानी को बदला है। कहानी कहने की जो कई पद्धतियाँ रहीं, प्रेमचंद के बाद जो कहानी हमारे सामने आई, मैं खासकर अपनी भाषा की कहानी के लिए कह रहा हूँ, हिंदी की कहानियों के लिए, दृश्यांकन बहुत महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे वर्णन कम होते गए थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वर्णन ने एक बार फिर से कहानी में वापसी की है।
एक जो दूसरी तकनीक है पुनर्सृजन की, मुझे लगता है वह भी न सिर्फ हमारी भाषा में बल्कि हमारी भाषा से बाहर दूसरी भारतीय भाषाओं में भी जो पुरानी कहानियाँ हैं, जो पुराने मिथक हैं, उनको हमारे समय में फिर से लिखने का एक चलन और उसके बहाने हमारे समय को रेखांकित करने का कहानी में एक तरीका सामने आया है। अपनी भाषा की कहानियों के बारे में तो आपने भी देखा होगा। पिछले दिनों मुझे असमिया की एक कहानी पढ़ने को मिली। मौसमी कंदले एक असमिया की कथाकार हैं, क्लाउड मैसेंजर। वो मेघदूत का पुनर्लेखन है, लेकिन किस तरह से उस कहानी का मेघदूत हमारे समय में जो पर्यावरण की इतनी बड़ी समस्या है उसको एक कहानी की तरह लेके हमारे बीच उपस्थित होती है। तो ऐसी कहानियों को जब देखता हूँ तो मुझे यह लगता है कि पुनर्सृजन की जो एक तकनीक है वह भी कहानियों में मतलब लगातार देखने को मिल रही है। अभी पंकज मित्र उठकर गए, हमने सबने कफन पढ़ी है। कफन निश्चित तौर पर उसी आखिरी आदमी के पक्ष की कहानी है जिसकी बात हम कह रहे थे, किसका प्रतिनिधि होना चाहिए कहानी को। उसी तरह हम पढ़ते भी रहे हैं, लेकिन दशकों बाद जब आप पंकज मित्र की कफन रीमिक्स पढ़िए तब आपको एहसास होता है कि प्रेमचंद की कफन उस आखिरी व्यक्ति के पक्ष में तो खड़ी थी, लेकिन जो अभिजात्य है, जो ऊपर बैठा हुआ एक तबका है, उसके द्वारा प्रदत्त कुछ उपादानों से मुक्त नहीं थी। और वह उपादान उस कहानी में कफन है। लेकिन जब आप कफन रीमिक्स पढ़ते हैं तो देखते हैं कैसे वह कहानी आपको कफन की अनिवार्यता से ही मुक्त कर देती है। तो यह जो विकास है कहानियों का परिदृश्य के साथ, मुझे यह भी लगता है कि अगर समय को जब हटा देते हैं आप परिदृश्य से और परिदृश्य को लगातार आप एक सीरीज में, एक श्रृंखला की तरह देखते हैं, तो वह परिदृश्य एक प्रक्रिया की तरह हमारे समक्ष उपस्थित होता है। और वह प्रक्रिया तानाशाही के लोकशाही में बदलने की प्रतिक्रिया है। प्रियम भाई ने कहा था कि यह जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें एक भाषा की तानाशाही नहीं चलती। मैं कहूँगा तानाशाही नहीं चलनी चाहिए, और ये जो नहीं चलनी चाहिए वही जो है हमसे कहानी या कहिए कला की किसी अन्य विधा में काम करने को हमें प्रेरित करता है। मैं आखिर में दो कविता की पंक्तियां कोट करूंगा। एक आप सब ने पढ़ी होगी, मैथिली शरण गुप्त की वो कविता कि माँ कह एक कहानी राजा था या रानी। और दूसरी कविता जो पंकज, माफ़ कीजिएगा, जगजीत सिंह ने गाई है और वो नंदलाल पाठक की लिखी हुई है, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। तो कहानी के लिए राजा या रानी की अनिवार्यता से शुरू होकर एक कविता जो माँ का है एक कहानी राजा था या रानी, यानी दोनों में से किसी एक को होना पड़ेगा कहानी के लिए, और फिर यहाँ तक पहुँचना कि माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। तो राजा रानी की अनिवार्यता से जो मुक्ति है, दरअसल यही इस कहानी के पूरे परिदृश्य, यानी जिस दिन से कहानी शुरू हुई और आज तक, अगर मैं उसे एक प्रक्रिया की तरह देखूं, यही वह प्रक्रिया है जो समाज और कहानी दोनों के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है। और इसी में शायद आप न सिर्फ भारतीय भाषाओं की, हिंदी की, एशिया की, बल्कि एशिया से बाहर की कहानियों को भी अगर आप पढ़ेंगे तो यह देखने को मिलेगा। कायदे से तो मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए ही बुलाया गया था, मैंने बहुत समय ले लिया, क्षमा कीजिएगा। जी, आपने सुना, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच ये बहुत मानी खेज सत्र रहा और ये और ज़्यादा प्रभावी हो सकता था अगर इतने बड़े बड़े आलोचक, नासिरा जी बैठी हैं इतनी बड़ी लेखिका, तो ये समय कुछ और होता, लेकिन लेखकों के हिस्से में अंततः कम पड़ जाता है, आयोजक ज़्यादा समय ले रहे हैं, जितना दो कम पड़ जाता है। कोई नहीं। अब मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रही सम्मानीय नासिरा शर्मा जी, आप सबको ध्यान होगा कि आपके अनुवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अफ्रो एशियाई
देशों की कविता, उपन्यास, नाटक और कहानियों से संबंधित है, जो अदम्य बाई पसली 6 खंडों में प्रकाशित हुआ। तो आप सब इसके बारे में वाकिफ़ ही होंगे और सचमुच इस सत्र के लिए आप आधिकारिक व्यक्तित्व हैं इस सत्र में, जिन्होंने सचमुच काम किया है। हम लोग तो थोड़े बहुत वो पर्यटन वीज़ा पर घुस गए हैं, लेकिन आधिकारिक व्यक्तित्व आप ही हैं जिन्होंने इस पूरे एशियाई महाद्वीप के कहानियों पे काम किया है। मैं आपसे आशीर्वचन अध्यक्षीय वो बात की उसी के तहत समापन हो जाए, इसके लिए गुजारिश करता हूँ कि आप उसकी घोषणा के साथ ही मैम ये सत्र समाप्त हो जाएगा आपके। मैं एशियाई कहानी का जो निचोड़ है, जो परिदृश्य है इस वक्त, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत अच्छा बोला और मुझे प्रोवोक किया कि मैं उस तरह बोलूँ। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा नरसंहार और बहुत ही खूनी दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, चाहे पड़ोसी देश हों और एक जंग है। मैं अदब को जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह एक देश से दूसरे देश में शरणार्थी जा रहे हैं, उसी तरह जो हमारा गम है और हमारा दुख है, वो कहीं भी हो लेकिन वो दूसरे लोग उसको उठा रहे हैं। जैसे अफ़गानिस्तान में अगर कुछ होता है तो उसके लिखने वाले एशियन राइटर तो हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में भी बहुत हैं। और जो ईरान के रेवोल्यूशन पे बेहतरीन फिल्में मैंने देखी हैं, वो सारे लोग बाहर के लोग थे। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये पूरा जो परिदृश्य है, चाहे वो अदब का हो, चाहे इंसानियत का हो, चाहे जिस चीज़ का हो, वो एक अलग समाज हमारे सामने पेश कर रहा है। एक अलग तरह का संरचना आ रही है सामने, क्योंकि जो लोग शरणार्थी बनते हैं फिर वो शादियां भी करते हैं, उनकी याद में अपने देश रह जाते हैं। तो यादों की कहानियाँ भी होती हैं और उस देश की भी कहानियाँ होती हैं। तो उसके लिए ये जो पैलेस्टाइन तो इस वक्त है ही है सबसे बड़ा मुद्दा दुनिया के लिए। पैलेस्टाइन पे किसने नहीं लिखा? 75 साल से ये चीज़ जो है हमारे सामने। तो एशिया जो एकजुटता है, जो हमारा कल्चर मिलता है, उसी से हमारे दुख भी मिलते हैं। और पता नहीं 50 साल बाद कौन कहाँ का होगा अगर इसी तरह उखाड़ और पछाड़ चलती रही। बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। और बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा, उसके लिए मैं एक बार फिर जिसे कहते हैं धन्यवाद दूंगी। और बस बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी ये सत्र समाप्त होता है, आपको भी कुछ? जी सर। सर अब समय हो चुका है कि सत्र का समापन के उससे पहले हमारे विश्वविद्यालय परिवार एवं विश्व रंग 2023 की ओर से हमारे मंचासीन अतिथि को टैगोर जी की प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र एवं कुछ पुस्तकें भेंट करने के लिए ज्योति रघुवंशी मैम से मैं आग्रह करूंगी, जो आज की अध्यक्षता कर रही नासिरा शर्मा जी मैम। जोरदार तालियों से प्लीज़